हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक दूसरी स्टोरी के साथ। इसका नाम है आदमखोर का शिकारी। दोस्तों, ये स्टोरी एक आदमखोर टाइगर से संबंधित है जिसने एक बड़े इलाके में अपनी दहशत और खौफ फैला रखा था और फिर बहुत ही मुश्किल से इसका खात्मा हुआ। आदमखोर के संबंध में विस्तार से जानकारियाँ देने का रीज़न ये होता है कि आप घटना के बारे में अच्छी तरह समझ सकें और उस गुज़रे हुए वक्त में झांक सकें। उस वक्त आज के जैसी सुविधाएं नहीं थीं और लोगों की ज़िंदगी आज की तरह आसान नहीं थी। और अगर ऐसे में कोई जानवर नरभक्षी बन जाता था तो उनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाया करती थीं। हालांकि जानवरों के आदमखोर बनने के पीछे भी प्राकृतिक कारण कम ही होते हैं, ज़्यादातर इसके पीछे भी इंसानी हाथ ही होता है। जैसे किसी जानवर को इंसानों द्वारा घायल कर देना या पोचर्स द्वारा उनके अवैध शिकार की कोशिश के दौरान इनका ज़ख्मी हो जाना और फिर अपना नेचुरल शिकार करने में असमर्थ हो जाना। आज भी अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। दोस्तों, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इनके प्रति जागरूक करें और जंगलों की सुंदर और सुरक्षित बनाए रखने में अपना योगदान दें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आदमखोर को मारने की मुहिम के बीच ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं कि अगर मैं उन्हें सुनाने बैठ जाऊं तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ कामयाबी की बात करना ऐसा ही है कि जैसे शिकारी अपनी मुहिम में हमेशा कामयाब ही होता है और उसे आदमखोर को मारने में बस कुछ दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। हालांकि ये सोचना बिल्कुल गलत है, बल्कि अक्सर इस काम में नाकामी ही हाथ लगती है और कई बार जानवर को मारने में लंबा वक्त लग जाता है। मेरी ये कहानी भी एक ऐसे ही शिकार के बारे में है। इस आदमखोर पर मेरे अलावा बम्बई और बेंगलोर के कई शिकारी अपनी किस्मत आजमाते रहे, लेकिन हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। और इस दौरान 5 साल गुजर गए। इस आदमखोर की गर्दन और कान के आसपास बड़े बड़े बाल थे, जिसकी वजह से उसका सर काफ़ी बड़ा दिखाई देता था। उसकी टेरिटरी चौरदी गांव के आसपास थी। यहीं पर उसने अपना पहला इंसानी शिकार किया था। चौरदी गांव सड़क के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती थी और ये चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई थी और इसके पास का सबसे करीबी कस्बा इससे 4 मील की दूरी पर है और इसका नाम कोहेसी है। और ये मैसूर रियासत के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से 16 मील दूर है। शिमोगा और बेंगलोर के बीच की दूरी 172 मील है। बेंगलोर से आगे 70 मील तक अच्छी पक्की सड़क है और उसके बाद पक्की सड़क तो है, मगर वो बहुत अच्छी हालत में नहीं थी। शिमोगा के बाद ये सड़क कोहेसी और चौरदी तक जाती है और फिर अनंतपुरम जो इससे और 9 मील आगे है और इससे 11 मील आगे सागर है और फिर 16 मील बाद तलागुप्पा गांव है। उसके बाद जोग वाटरफॉल आता है जिसे शरावती नदी 950 फीट ऊपर से गिरकर बनाती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों का मन मोह लेता है। झरने के ऊपरी किनारों पर 2 सरकारी बंगले भी हैं। शेरावती नदी के दक्षिणी किनारे पर एक नई बिल्डिंग है और ये मैसूर रियासत की प्रॉपर्टी मानी जाती है और उसे मैसूर बंगला कहते हैं। और उसी की दूसरी तरफ उत्तर में एक दूसरा बंगला बम्बई प्रेसिडेंसी की सीमा में है। ये ज़्यादातर खाली रहता है और यहाँ शायद ही कोई आकर रुकता है और मैं इसी वजह से उसे पसंद करता हूँ। इसे बम्बई बंगला कहते हैं। इन दोनों बंगलों की अराइवल रजिस्टर देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आने वाले किस तरह उस पर शायरी लिख जाते हैं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य शायद उन्हें मजबूर कर देता होगा। उनमें कुछ रचनाएं तो काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन बाकी ऐसी होती हैं कि उन्हें पढ़ना ही बस समय की बर्बादी है। इस आदमखोर की वारदातों का तरीक़ा भी दूसरे आदमखोरों की ही तरह था। जंगली जानवरों का शिकार करने वाला टाइगर पालतू मवेशियों का शिकार करने लगा था। उस इलाके में बहुत ज़्यादा संख्या में जगह जगह पालतू मवेशी दिखाई पड़ते थे।
पालतू मवेशियों से अगर जंगली जानवरों का मुकाबला किया जाए तो इन्हें पकड़ लेना काफ़ी आसान होता है, और इसी वजह से ये टाइगर पालतू पशुओं को अपना शिकार बनाने लगा। कुछ समय धैर्य रखने के बाद वहाँ के लोगों ने कुछ करने के बारे में सोचा। एक दिन इन्हीं में से एक मवेशियों का मालिक मवेशियों के साथ अपनी भरी हुई बंदूक भी ले गया। हालांकि संरक्षित जंगल में हथियार ले जाने पर पाबंदी थी, मगर उसने ऐसा किया। अब यह देखिए कि ठीक उसी दिन उसके पशुओं के रेवड़ पर टाइगर ने हमला किया और इसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर टाइगर पर गोली चला दी। एलजी के छर्रों से टाइगर के शरीर का दाहिना हिस्सा जख्मी हो गया और फिर कुछ समय के लिए ये शेर चौर्दी के इलाके से गायब हो गया। और सारे पशुपालकों ने उस आदमी का ढेर सारा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब उनको शेर से निजात मिल गई थी। फिर कुछ दिन बाद ये टाइगर यहाँ से कुछ मील दूर दिखाई दिया। वो एरिया अनंतपुरम की सीमा में पड़ता था। ये अभी भी संरक्षित जंगल में मवेशियों का शिकार कर रहा था, लेकिन अभी तक आदमखोर नहीं बना था और उसे बंदूक के छर्रों से भी कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा था। एक बार फिर शेर के वापस आ जाने से लोग परेशान होने लगे और एक बार फिर गोली चली। इस बार एक दिन पहले शिकार की गई गाय पर वापस आते हुए उस पर मचान से गोली चलाई गई। इस गोली से उसका अगला पैर घायल हो गया और वो एक बार फिर गायब हो गया। गांव वालों को आशा थी कि शायद इस बार टाइगर से पूरी तरह छुटकारा मिल गया है, मगर शेर दोबारा फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। अब शेर ने मवेशियों को छोड़कर मवेशियों के रखवालों पर हमला करना शुरू कर दिया और इस तरह उस जंगल में एक आदमखोर का जन्म हुआ। दूसरी बार की गोली से उसकी अगली दाहिनी टांग की हड्डी टूट गई थी। फिर समय गुजरने के साथ साथ उसकी हड्डी तो जुड़ गई, मगर उसका पैर थोड़ा छोटा और मुड़ा हुआ रह गया। अब वो जंगली या पालतू जानवरों पर तेज़ी से हमला करने के लायक नहीं रहा था। जैसे ही उसके आने की खबर होती तो जानवर उसके पंजों से बचकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते। वो अब किसी आम जानवर का शिकार करने में भी सक्षम नहीं रह गया था और इसी कारण वो शारीरिक तौर पर काफ़ी दुबला और कमज़ोर हो गया था और फिर वो भूख से मरने लगा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बांसों के पेड़ के नीचे दौड़ते चूहों को भी नहीं पकड़ सकता था। अब उसके सामने इस समस्या से निपटने के लिए जो ऑप्शन थे वो दरिया के किनारे मेंढक, केकड़े और या फिर इंसान था जिसे वह ऐसी हालत में पकड़ सकता था। और इस तरह भुखमरी से मजबूर होकर एक खूंखार नरबक्षी का उदय हुआ। ये सारी सूचनाएं मैंने अलग अलग समय और सोर्स से इकट्ठा की हैं, क्योंकि इस घटना की जानकारी मुझे कई साल बाद तब हुई जब मैंने उसका शिकार किया। एक बार एक आदमी अनंतपुरम के बस स्टेशन पर उतरा और जंगल के रास्ते अनंतपुरम से 3 मील दूर एक गांव के लिए निकल पड़ा। ये आदमी एक दिन पहले ही शमोगा गया था और अपनी बीवी से कह कर गया था कि वो अगले दिन दोपहर का खाना तैयार रखे, वो इससे पहले पहले लौट आएगा। खाना तो तैयार हो गया, लेकिन ये आदमी वापस ना लौटा। लेकिन किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अधिकतर छोटे देहातों और कस्बों में ऐसी देरी हो ही जाती है। मगर शाम हो गई और वो आदमी घर नहीं लौटा और इसके अगले दिन भी ऐसा ही रहा। अब तीसरे दिन उसका बड़ा बेटा शमोगा के लिए निकल पड़ा ताकि अपने पिता की देरी की वजह को जान सके। वहाँ पहुंचकर उसे बताया गया कि वो तो अपना काम करके 3 दिन पहले ही जा चुका है। यह सुनकर भी किसी को चिंता नहीं हुई और उन्होंने सोचा कि शायद किसी काम के संबंध में वो और आगे चला गया होगा। इसी तरह 5 दिन बीत गए थे और उसके घर वालों की चिंता अब बढ़ती जा रही थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद उसे डाकुओं ने लूट लिया होगा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई और उसकी खोजबीन का काम शुरू हुआ और फिर उसके जूते गांव के रास्ते के पास मिल गए। ये पुराने जूते थे। इन्हें देखते ही उसके घर वाले पहचान गए और डाकुओं वाली बात पर और ज़्यादा विश्वास होने लगा।
अब कुछ चोर बदमाश पकड़कर थाने लाए गए और उनकी अच्छी तरह धुलाई की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले में अपने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद फिर एक बड़ी खोजबीन शुरू की गई। इस तलाश में उसके कपड़ों के चीथड़े और खून के निशान वगैरह झाड़ियों में मिले और वहीं पर एक सूखे नाले में टाइगर के पगमार्क भी दिखाई दिए। लेकिन नाले से आगे बढ़कर वो निशान हल्के पड़कर गायब हो गए थे, क्योंकि उस इलाके में शेरों का होना एक आम बात थी, तो किसी ने इन निशानों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक आदमी ने अपना शक जाहिर ज़रूर किया कि कहीं शेर ने तो इस आदमी को नहीं मारा है। खैर, किसी तरह भी उस आदमी के मारे जाने का मामला हल ना हो सका। अब इसके 2 हफ्ते बाद एक आदमी कोहेसी से चौरदी को साइकिल पर निकला। ये 4 मील का रास्ता है। चौरदी से आधे मील पहले नदी पर एक पुल पड़ा जिसके किनारे चूने से बने हुए थे। उसने वहाँ से नीचे की तरफ देखा तो देखा कि वहाँ एक टाइगर पानी पी रहा है। क्योंकि ये आदमी एक सुरक्षित जगह पर था, तो उसने साइकिल रोक दी और वहीं बैठकर शेर को देखने लगा। पानी पीने के बाद टाइगर किनारे के ऊपर चढ़ा और झाड़ियों में गायब होने लगा। साइकिल वाले आदमी ने अब मस्खरापन दिखाते हुए अपने मुंह से शू शू की आवाज़ निकाली। शेर फौरन रुककर पलटा और उस आदमी को देखकर गुर्राने और दहाड़ने लगा। उस आदमी ने फौरन साइकिल उठाई और फिर तेज़ी से चलता हुआ चौरदी पहुंचा और वहां सबको बताया कि एक बहुत बड़ा शेर उस पर हमला करने वाला था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे बचा लिया है। इसके बाद 1 महीने तक चारों तरफ शांति रही और कोई दूसरी घटना नहीं घटी। लेकिन फिर इसके बाद एक दूसरी घटना हुई और एक इंसानी जान उसमें चली गई। ये घटना तैयपुर नामक जगह पर हुई, जो चौरदी और अनंतपुर के बीच में सड़क किनारे बसा छोटा सा गांव है। यहाँ की एक औरत अपनी भैंस को नहलाने के लिए नदी के किनारे की तरफ गई थी। भैंस पानी में लेटी थी और औरत किनारे पर बैठी हुई थी कि अचानक उस पर शेर ने हमला कर दिया और उसी वक्त एक दूसरी औरत पानी भरकर उस औरत की तरफ हालचाल जानने के लिए जा रही थी। अभी वो 100 गज ही चली होगी कि उसने एक चीख सुनी। उसने उधर देखा तो देखा कि टाइगर उस औरत को उठाकर ले जा रहा था। जब औरत और शेर जंगल में गायब हो गए तो उसने अपना घड़ा फेंका और गांव की तरफ भागी। और इसके बाद जो कुछ हुआ होगा इसका आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। औरत को तलाश करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लग गया और फिर किसी तरह लोग जमा हो गए और उन्होंने जंगल से उस औरत के बचे खुचे शरीर को खोज निकाला। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं होने लगीं और इन घटनाओं ने यहाँ से बम्बई बंगले तक का इलाका अपनी चपेट में ले लिया। शुरू में तो गवर्नमेंट ने इन घटनाओं को लेकर सुस्ती दिखाई, लेकिन फिर इस इलाके को शिकार के लिए खोल दिया। पूरे देश से बहुत सारे शिकारी और ख़ासकर बम्बई प्रेसिडेंसी से शिकारी यहाँ पर आ गए। इन सब ने काफ़ी मेहनत और प्रयास कर डाले, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये आदमखोर बांधे गए बेट की तरफ ज़रा भी आकर्षित नहीं होता था। इस बीच इंसानी मौतों का सिलसिला चलता रहा। मेरे एक दोस्त जिसका नाम जैक हफ्टन था, जिसे हम देव भी कहते थे, उसकी लंबाई 6 फीट और 4 इंच थी और कुछ इसी अनुपात में वो चौड़ा भी था। उसने उस टाइगर को मारने का बीड़ा उठाया और हमसे अपने साथ चलने को कहा। और ये बात मेरे हिसाब से टाइगर के आदमखोर बनने के 1 साल बाद की है। और संयोग देखिए कि मैं अपनी साल पर मिलने वाली छुट्टियां लगभग गुजार चुका था। बस 1 हफ्ता ही बचा था। मैंने उसे बता दिया कि हफ्ते बाद मैं वापस बेंगलोर आ जाऊंगा। हम उसकी 1931 की फोर्ड ए मॉडल कार में निकल पड़े। मेरा इरादा था कि मैं हफ्ते बाद ट्रेन से बेंगलोर वापस आ जाऊंगा। जैक को वहाँ 1 महीना रुकना था। हम लोग बेंगलोर से शिमोगा पहुँचे और वहाँ कुछ घंटे रुककर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मुलाकात की, जो सागर फॉरेस्ट रेंज पर कार्यरत था। उससे हमने जानकारी ली कि कहाँ कहाँ मौतें हुई हैं और उनसे जुड़ी तारीख़ों के बारे में भी उससे पूछताछ की, ताकि ये जान सकें कि घटनाओं का पैटर्न क्या है।
मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि आदमखोर एक बड़े एरिए में रुक रुक कर अलग अलग जगहों पर वारदातें करता है। इससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि आदमखोर अब कहाँ और कब हमला करने वाला है। इस तरह उसको मारना आसान हो जाता है। जब हमने उन सारी वारदातों के बारे में गौर से सोचा तो इस नतीजे पर पहुँचे कि टाइगर सड़क से कुछ मील की दूरी पर कोहोइसी से शेरावती नदी तक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ये बहुत घना जंगल था जिसमें जगह जगह छोटे छोटे देहात बसे हुए थे और वहाँ हर गांव में पशुओं के बड़े बड़े रेवड़ थे। हर महीने इन पशुओं की एक बड़ी तादाद शेरों और तेंदुओं का भोजन बन जाती थी। इसी वजह से ये कहना मुश्किल था कि आदमखोर पशुओं पर भी हाथ साफ करता है या नहीं। मुझे यकीन था कि शेर मवेशी भी मारता होगा, क्योंकि इंसानी जानें इतनी कम जा रही थीं कि आदमखोर खाली इंसानी मांस पर ज़िंदा नहीं रह सकता था। लेकिन वहाँ के लोकल लोग मेरे इस विचार से संतुष्ट नहीं थे। जैक ने तैपूर से आधा मील दूर एक छोटे बंगले को अपना ऑपरेशनल सेंटर बनाया। ये खूबसूरत बंगला सड़क से 200 मीटर दूर है और उसके आसपास शिकार की बहुतायत है। यहाँ पर चीतल बहुत बड़ी संख्या में हैं और उस साल तो हमने बहुत बड़े सींगों वाले चीतल भी देखे थे। जैक ने आमतौर से इस्तेमाल होने वाले तरीक़े का ही इस्तेमाल किया और 3 भैंसे बैठ की नियत से ख़रीदे। इनमें 2 बछड़े थे और एक काफ़ी बूढ़ा बैल था। पहला बछड़ा वहाँ बांधा गया जहाँ साइकिल वाले आदमी ने शेर को देखा था। बूढ़ा बैल तैपूर वाली औरत के मारे जाने की जगह पर बांधा गया। तीसरा बछड़ा उस जगह बांधा गया जहाँ से वो आदमी घर वापस लौट रहा था और मारा गया था। तीनों भैंसे बांधने के बाद हम लोगों ने 2 भैंसे और ख़रीदे। इनमें से एक भैंसे को बम्बई के बंगले के पास और दूसरे को उस जगह बांधा जहां से शेरावती नदी को पार कराने के लिए नावें चलाई जाती हैं। ये जगह मैसूर और बम्बई बंगलों के बीच में पड़ती हैं और वाटरफॉल से 1 मील ऊपर हैं। जैक ने टोटल 5 जानवर बंधवा दिए थे और उनका अच्छा खासा खर्च हो गया था। हमारी योजना ये थी कि हम बारी बारी से एक एक रात तैपूर और बम्बई के बंगलों में गुजारते रहें और इन जगहों के करीब बंधे बछड़ों की यहीं से निगरानी भी करते रहेंगे और सूरज डूबने के वक्त यहीं से कार के द्वारा रेस्ट हाउस पहुंच जाया करेंगे। लोगों के साथ हुई घटनाओं के क्रम से हमने अंदाज़ा लगाया कि आदमखोर इस समय सागर और अनंतपुरम के बीच कहीं पर होगा। आदमखोर अभी तक 9 लोगों की जान ले चुका था। फिर इसी तरह 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन मैंने अपने लिए एक बछड़ा खरीदा और उसे सागर और अनंतपुरम के बीच सड़क के किनारे से 1 फरलांग दूर बांध दिया। हमने उसको उसी दिन बांधा जिस दिन हम तैपूर से बंगले पर आ रहे थे। इसकी अगली सुबह हम वाटरफॉल के पास वाले 2 भैंसों को देखने गए। वो दोनों वैसे ही थे। फिर हम तैपूर गए और रास्ते में थोड़ा रुककर मैं अपने बांधे हुए भैंसे को देखने गया तो देखा कि उसे शेर ने मार डाला था। जैक एक अच्छा शिकारी था और क्योंकि ये भैंसा मैंने ख़रीदा था तो उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि मैं शिकार पर बैठूं। लेकिन मुझे मालूम था कि उसे शिकार का कितना शौक़ है, तो हम दोनों में जल्दी ही बहस शुरू हो गई। फिर आखिरकार हमने टॉस किया और जैक टॉस जीत गया। फिर मैं उसे एक पेड़ की ब्रांच पर बिठाकर तैपूर चला गया ताकि वहाँ से मचान ला सकूं जो हम बंगले में ही भूल आए थे। वो मचान 4 बांसों से बना एक चौखटा था जिसमें बीच में पट्टियाँ लगी थीं और इसके चारों कोनों पर रस्सियाँ बांधने की जगह थी। मैं तैपूर से 3 लोग अपने साथ लाया था ताकि मचान बंधवा सकें। इसके बाद हमने सड़क के किनारे बैठकर ठंडा ठंडा खाना खाया। इतनी देर में उन लोगों ने मचान बांधकर उसे अच्छी तरह पत्तों में छिपा दिया। इसके बाद जैक 4 बजे तक के लिए कार की पिछली सीट पर सो गया और मैं तीनों गांव वालों के साथ गपशप करता रहा। क्योंकि ये जगह सड़क के करीब थी तो शेर कभी भी इधर सूर्यास्त से पहले नहीं आता। 4 बजे मैंने जैक को जगाया और उसे मचान पर बैठाकर सारा साजो सामान उसे पकड़ा दिया। उसके पास एक 8 mm की बोर की एक बहुत अच्छी मौजर राइफ़ल थी।
मैं जैक को सफल होने की दुआ देकर वहाँ से चल दिया और मैंने ये रात अनंतपुर के बंगले में गुजारी। अगली सुबह होते ही मैं उस सड़क पर पहुँच गया जहाँ से मचान खरी भी था। फिर मैंने कार का हॉर्न बजाया और उधर से जैक ने इसके जवाब में ज़ोरदार आवाज़ दी। ये हमारा एक सिग्नल था जिसका अर्थ ये था कि सब कुछ ठीक है। अब मैं पेड़ की तरफ चल दिया कि आधे रास्ते में ही जैक हमें मिल गया। उसने खुशखबरी सुनाई कि आदमखोर अंधेरा छाते ही वहाँ आ गया था और आसानी से मारा गया। मैं उसकी सफलता पर बहुत खुश हुआ और जैक भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं उसके साथ शेर को देखने गया। वो बहुत खूबसूरत शेर था। उसकी खाल पर पड़ी हुई धारियाँ काफ़ी गहरी गहरी थीं, मगर मैंने देखा कि ये शेर एक आम शेर था और सरकारी ऐलान के उलट इसके गले पर बालों का अयाल न था। मुझे हैरत थी कि जैक ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, लेकिन मेरी हिम्मत उसे यह बताने की नहीं हुई। फिर मैंने उसे उसकी सफलता की बधाइयाँ दी। इसके बाद उसे लाश की निगरानी पर छोड़कर मैं तैयपुर चल दिया और तैयपुर से 4 लोग और बांस वगैरह लेकर वापस आया और हमने शेर को उठाया और उसे कार तक लेकर आए। कार में कैरियर नहीं था, इसीलिए हमने शेर को बोनट पर लिटा दिया। उसके वजन से कार का बोनट कुछ पिचक गया और जैक को लंबा होने के बाद भी गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि सड़क का कुछ सामने का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। अनंतपुरम से आते हुए जैक ने शेर लोगों को दिखाने के लिए कुछ देर रुकने को सोचा और वहीं पर उसे एक कड़वी सच्चाई से सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने शेर को सामने रखा, लोगों ने चिल्लाकर कहा, साहब ये आदमखोर तो नहीं है। उसने हैरत से लोगों को देखा और जवाब दिया, ये आदमखोर नहीं है? जी साहब, इसका अयाल कहाँ है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अयाल वो बाल थे जो उसकी गर्दन पे थे और ये बहुत ज़्यादा थे। जैक ने हैरत से कहा, अयाल? जैसे ही उसे बात समझ आई, उसका चेहरा मायूसी से भर गया और कहने लगा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि उसके अयाल थी। मैंने गलत शेर मार दिया है, लेकिन तुम्हें तो पता चल गया था ना? जैक ने मुझसे पूछा। मैंने जवाब दिया, हाँ, मगर जितनी खुशी से तुमने आदमखोर के मारे जाने की खबर दी थी, उससे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, और अगर बता भी देता तो तुम कहाँ मानते। और दूसरी बात, तुम्हें अंधेरे में टार्च से अयाल दिखाई कैसे देती? मगर ये बहुत बड़ा शेर है और तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुमने इतना बड़ा शेर मार लिया है। मगर उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। खैर, हम तैयपुर पहुँचे तो उसने मायूसी की वजह से टाइगर की खाल तक नहीं उतारी और ये काम मुझ पर छोड़कर चला गया। मैं बरामदे में बैठकर मज़दूरों को खाल उतारता देखता रहा। मैंने कई बार जैक को शेर के पंजों, दांतों और खाल के बारे में कुछ बताने की कोशिश की, मगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस यही कहता रहा कि अगर मुझे यह पता होता कि ये टाइगर आदमखोर नहीं है तो मैं उसे कभी नहीं मारता। मैं जितना ही उसके दुख को कम करने की कोशिश करता था, वो उतना ही ज़्यादा उदास होता गया। फिर उसने बताया कि अगर सुबह तक कोई बेट ना मारा गया तो वो बेंगलोर वापस लौट जाएगा। अगली सुबह हम जल्दी उठे और तीनों भैंसों को देखने गए। वो सभी ठीक ठाक थे। उन्हें हमने अपने वादे के अनुसार उनके पुराने मालिकों को बस चौथाई कीमत पर बेच दिया। फिर हम वाटरफॉल की तरफ गए। वहाँ भी भैंसे सलामत थे। यहाँ के भैंसों को भी हमने उसी तरह वापस बेच दिया और दिन ढले हम वापस बेंगलोर की तरफ चल दिए। फिर कुछ दिन शेर की कोई खबर सुनने में नहीं आई। 1 साल बाद सूचना मिली कि आदमखोर ने एक कोयला मजदूर को खा लिया था। ये घटना कोहेसी कस्बे में सड़क के बिल्कुल करीब हुई थी। मैंने शमोगा के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को पत्र लिखा कि वो मुझे उस शेर के बारे में सूचनाएं भेजता रहे। शमोगा डिस्ट्रिक्ट में मैसूर, मद्रास और तिरचूर के जंगलों के उलट जगह जगह गांव और छोटी छोटी बस्तियां फैली हुई हैं। यहाँ की सड़कों पर भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है, इसीलिए आदमखोर का शिकार करना भी काफ़ी मुश्किल होता है और उसको तलाश करने का काम भी शिकारी को खुद ही करना पड़ता है। अजीब बात यह है कि उन जंगलों में वहाँ के लोकल कबीले के लोग नहीं रहते हैं।
जंगल में काम करने के लिए खुली हैं जो मलयाली हैं और उन्हें पश्चिमी क्षेत्रों से ठेका देकर बुलाया जाता है। दूसरे नंबर पर लम्बानी हैं, वो खाना बदोश होते हैं और ये घुमंतू जिप्सियों से खासा मिलते जुलते होते हैं। इनकी औरतें खूबसूरत कपड़े और काफ़ी जेवर पहनती हैं। इनके पैरों की उंगलियों में अंगूठी वगैरह भी होती है। इसके अलावा ये दूसरी औरतों की तरह साड़ी वगैरह नहीं पहनती हैं। इनके अपने अलग तरह के कपड़े होते हैं जिन्हें ये पहनती हैं। लंबानी पुरुष काफ़ी लंबे होते हैं और उनका पहनावा भी आम लोगों की तरह ही होता है और इनमें और कन्नड़ी लोगों में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता है। खैर, शिमोगा के फॉरेस्ट ऑफिसर को लिखे गए पत्र के 1 महीने बाद उस ऑफिसर की एक चिट्ठी हमें मिली जिसमें उसने मेरा धन्यवाद किया था और लिखा था कि कोहेसी और चौरदी के बीच सागवान के पेड़ों के पास सड़क पर एक पत्ते चुनने वाली औरत मारी गई है। डीएफओ ने बताया कि घटनास्थल पर कई औरतें साथ में काम कर रही थीं और उन्होंने देखा कि टाइगर ने झाड़ियों से छलांग लगाई और उस औरत को उठाकर वापस झाड़ियों में गायब हो गया। उसके साथ की औरतें भागकर कोहेसी पहुंचीं और उन्होंने वहां सारा माजरा बताया। अब उस औरत को तलाश करने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। फिर वो सब घटनास्थल पर पहुंचे। वहां उस औरत की अस्थायी लाश उसी दिन ढूंढ ली गई। डीएफओ ने यह भी रिक्वेस्ट की कि मैं आदमखोर को मारने के लिए उसी दिन कोहेसी जाऊं। कोहेसी का इलाका और आदमखोर के तरीक़े को देखकर मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर छुट्टी का भी इशू था। उन हालात में मुझे वहाँ कई हफ्ते या महीने लग सकते थे। इसीलिए मैंने बात को गोल मोल करके इनकार करने के बारे में सोचा। मैंने डीएफओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आदमखोर एक बड़े इलाके में एक्टिव है और उसे मारने के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत है, इसीलिए मेरा आना नहीं हो पाएगा। मैंने उसे राय दी कि वो आसपास की पुलिस चौकियों और घटनास्थल के पास के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दे और लोगों को समझा दे कि वो दिन की रोशनी में और ग्रुप बनाकर घर से नहीं निकलें और मेन रोड से दूर ना जाएं और उस इलाके के ठेकेदार और मज़दूर बाहर काम करना छोड़ दें। अगर फिर कोई मारा जाए तो पुलिस लाश को वहीं पर छोड़ दे और मुझे तार के ज़रिए सूचना भेज दे। और ये भी राय दी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे लिए 6 बछड़े ख़रीद कर अलग अलग जगह बंधवा दे और जैसे ही कोई इंसान या बछड़ा मारा जाए तो हमें फ़ौरन ख़बर की जाए और लाश को वहीं पर छोड़ दिया जाए। इस पत्र के जवाब में तीसरे दिन मुझे पत्र मिला। डीएफओ ने मेरे न आने पर बहुत चिंता जताई थी और उसने ये भी बताया था कि इतने बड़े इलाके में लोग मेरी चेतावनी पर अमल नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग मारे जाते हैं उनके रिश्तेदार फ़ौरन लाश को अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं और कभी भी वो लाश को चारे की तरह नहीं प्रयोग होने देते हैं। और आखिर में ये भी लिखा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क़ानून की वजह से वो मेरे लिए भैंसें नहीं खरीद सकता था। हालांकि मुझे ये सब बातें पहले ही से मालूम थी। मेरा इरादा बस इतना था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी पता चले कि ये काम कितना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले के पत्र में मुझे फ़ौरन बुलाया गया था और मैं चाहता था कि पहले उन्हें मेरी ज़रूरतों का भी पता चले। खैर, अगले कुछ हफ्ते शांति रही और फिर एक और घटना हुई। अब की बार चौरदी और तैयपुर के बीच 2 लोग मारे गए। इस बात की जानकारी हमें डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने तार के ज़रिए दी थी। उसने लिखा कि करादी भट्टा के टाइगर रिजर्व के पास आदमखोर ने एक लकड़हारे और उसके बेटे को मार डाला है। उसने पहले बाप को मारा और फिर उसके बेटे को लेकर चलता बना। उसने वहां फ़ौरन आने की रिक्वेस्ट की थी। करादी भट्टा सड़क के उत्तर की तरफ पड़ता है। यहाँ पर सागवान और दूसरे पेड़ों के जंगल हैं और उसे मैसूर के राजा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हर तरह के शिकार से बचा रखा है। राजा मैसूर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके कई डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के संरक्षित क्षेत्र बना दिए हैं और इस तरह शिकार किए जाने वाले जानवरों को बचाने का काम हो रहा है। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे ही संरक्षित क्षेत्र अफ्रीका में भी होना चाहिए ताकि तेज़ी से विलुप्त होते जंगलाती पशु पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण का कार्य किया जा सके।
खैर मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर देखता हूं, क्योंकि कोहेसी और अनंतपुर के बीच कई मौतें हो चुकी थीं। करादी भट्टा उस पूरे एरिया का सेंटर है। अगली सुबह मैं बेंगलोर से जल्दी निकला और अपने साथ 10 दिन ठहरने का सामान भी रख लिया। इससे ज़्यादा मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलना संभव न थी, क्योंकि रास्ते में कई जगह सड़क ठीक की जा रही थी। इसकी वजह से मैं 2 बजे दिन में शिमोगा के ज़िला फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचा और उनकी भेजी गई सूचना के बारे में उनका धन्यवाद किया। उसने हमें 2 और पत्र दिए जो उसके अंडर कोहेसी और चौधरी के फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम थे। उसने उन अफसरों को निर्देश दिया था कि वो मुझे बेट को ख़रीदने में पूरी मदद करें, क्योंकि इस इलाके में बेट के लिए जानवर ख़रीदना काफ़ी मुश्किल था। दूसरे पत्र में उसने आदमखोर के शिकार के लिए मुझे करादी भट्टा के संरक्षित जंगल में हथियार ले जाने की परमिशन भी दी थी। मैं एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कोहेसी के 16 मील के सफ़र पर निकल पड़ा। मैं जब कोहेसी पहुंचा तो वहां के ऑफिसर ने जब अपने सीनियर ऑफिसर की चिट्ठी पढ़ी तो हमें अपनी तरफ से हर संभव सहायता करने का विश्वास दिलाया और कहा कि वो मेरे साथ चौधरी चलता है और वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को भी सहयोग करने के लिए कहता है। अब उसके साथ बाकी का रास्ता हमने तेज़ी के साथ पूरा किया। दूसरा फॉरेस्ट ऑफिसर मैंगलोर का था। वो आदमी बहुत काम का निकला। उसने फ़ौरन अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो उन लकड़हारों को ले आएं जिन्होंने घटना अपनी आंखों से देखी थी, ताकि मैं उनसे जानकारियां इकट्ठा कर सकूं। कुछ मिनटों में ही वो लोग आ गए और उन्होंने कुछ ऐसी कहानी सुनाई कि शिमोगा के एक ठेकेदार ने तैयपुर से 1 मील दूर जंगल का एक हिस्सा ठेके पर लिया था ताकि पेड़ काटकर कोयला बना सके। उसने उन लोगों के अलावा मरने वाले पिता पुत्र को भी काम पर रख लिया था। इन सब के घर शिमोगा में थे और अस्थायी तौर पर चौधरी में ये लोग रह रहे थे ताकि काम कर सकें। अभी 2 दिन पहले ये लोग सुबह उठे और काम पर चल दिए। काम करने की जगह चौधरी से 3 मील दूर थी। रास्ते में ये करादी भट्टा के जंगल से गुजरे जो सड़क के राइट हैंड साइड पर था। यहाँ पहुंचकर बेटे ने अपने पिता से पान मांगा। यहाँ मैं पान के बारे में कुछ बताना चाहूँगा ताकि जो लोग पान के बारे में नहीं जानते हैं वो भी जान जाएं। पान की बेल का पत्ता बड़ा और दिल की शक्ल का होता है और इसे उत्तरी भारत के लोग बहुत पसंद करते हैं। इससे बीड़ा बनता है। पान के पत्ते पर कत्थे और चूने की डंडी फेरकर 3-4 छालियाँ, सुपारी के टुकड़े, कुछ नारियल वगैरह डालकर उसे लपेटकर मुंह में रख कर चबाया जाता है। चूने और सुपारी से बहुत थूक पैदा होता है और पान का रंग लाल हो जाता है। पान खाते हुए आदमी जगह जगह थूकता फिरता है। यूरोप के लोग जब यहाँ नए नए आए तो वो इन निशानों को देखकर डर जाते थे कि यहाँ के कितने लोग टीबी की वजह से मरने वाले हैं और खून थूकते फिर रहे हैं। खैर जनाब, कहानी पर वापस आते हैं। बाप उसे पान देने के लिए रुका। पान उसकी धोती की गांठ में बंधे हुए थे। इसी बीच इनके साथ चलने वाले 2 और लोग थोड़ा आगे निकल गए। अचानक उन लोगों को शेर की दहाड़ सुनाई दी तो उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि शेर ने बेटे को नीचे गिराया हुआ है और बाप बेटे को पान देने की सूरत में खड़ा हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि बाप ने किस तरह बहादुरी से अपनी जान दे दी। बाप सीधा लड़के की तरफ हाथ हिलाता हुआ चिल्लाता हुआ दौड़ा। आदमखोर ने अब लड़के को छोड़कर बाप पर झपट्टा मारा और उसके सीने और गले को अपने मुंह से चबा दिया। बाप के सीने और मुंह से खून के फव्वारे निकलने लगे। अब बाप को वहीं छोड़कर आदमखोर ने बेटे को उठाया और जंगल में गायब हो गया। इसके बाद इन लोगों को होश आया और ये दोनों सरपट तैयपुर की तरफ भागे। तो दोस्तों, ये स्टोरी का एक पार्ट यहाँ पर मैंने ख़त्म किया और इसे मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। इसका अगला पार्ट जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलेगी और हम आपके लिए और ज़्यादा स्टोरियों पर मेहनत कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर जल्दी ही आपके साथ मुलाकात होगी इस स्टोरी के दूसरे पार्ट के साथ।
तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।